मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 12। पिछले भाग तक हम 11 भाग देख चुके हैं। आज हम 12वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4.4। उसके बाद हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रॉन विभवों। जब हम M3+ से M2 में जाते हैं उनकी प्रवृत्तियां। यहाँ M क्या है, यहाँ M किसी भी, हाँ, यहाँ M क्या है, यहाँ M एक धातु को दर्शा रहा है ना। हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये M है किसी भी डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का कोई भी एक तत्व है, जैसे कि जिंक हो गया, टाइटेनियम हो गया, ऐसे ही ये डी ब्लॉक का एक तत्व है। M3+ से 2+ का मतलब यहाँ 3+ जो है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है और 2+ भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जब कोई भी धातु अपनी 3+ की ऑक्सीकरण अवस्था से 2+ की ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है, उसकी अब प्रवृत्तियां देखेंगे। 3+ से 2+ में कैसे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, है ना। जैसे ये Zn है ना, ये +3 है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Zn+2, है ना, बन जाएगा Zn+2। यह उसी की बात कर रहे हैं। ये आपकी पुस्तक में 4.3.6 में दी हुई है, तो एक बार आप वहां से देख जरूर लेना ताकि और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम देखेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्ति है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वह काफी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, है ना। जैसे Mn है, वो कहाँ Mn +7 तक दिखाता है ना, ये भी डी ब्लॉक का ही एक तत्व है। तो ऐसे ही करके जो, और ये जो डी ब्लॉक के तत्व है वो काफी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो हम उनकी ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके स्थायित्व की क्या प्रक्रिया है उन पे चर्चा करेंगे। ये भी आपकी पुस्तक में 4.3.7 पे दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4.4। हाँ, तो यहाँ ये बोल रहे हैं Cr2+ क्रोमियम+2 अपचायक है, जबकि Mn3+ मैग्नीज 3+ ऑक्सीकारक, जबकि दोनों का विन्यास T4 है। क्यों, देखो Cr क्रोमियम और Mn मैग्नीज, ये दोनों के दोनों किसकी 3D श्रेणी के भाग है ना। ये तत्व कहाँ के, 3D श्रेणी के है। ठीक है, तो अगर आप 3D श्रेणी देखो तो क्या था, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, तो Cr Mn चौथे और 5वें नंबर पे आते हैं, है ना। लेकिन Cr अपवाद था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 3d5 4s1, और Mn का कितना था, 3d5 4s2, है ना। तो देखो जब हमने Cr में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 2+ का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, तो 3d5 4s1 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बचेगा, 3d4। ऐसे ही हम Mn3+ की बात करेंगे, Mn का होता है 3d5 4s2, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d5 4s2 तो 3d4, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d4। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, Cr2+ क्या है, ये अपचायक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक, मतलब ये दूसरे का ऑक्सीकरण करता है और खुद का अपचयन, नहीं मतलब अपचायक है तो दूसरे का अपचयन करता है तो खुद का ऑक्सीकरण। और जब हम Mn3+ की बात करते हैं तो यह क्या है, ये ऑक्सीकारक है, मतलब दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और अपना अपचयन। ठीक है, तो जबकि इन दोनों का ही D4 है, तो ऐसा क्यों है, तो हल देखेंगे कि Cr2+ एक अपचायक है। क्यों? जैसे कि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो कितना है, 3d4, है ना, 3d4 है। तो अब ये एक अपचयक क्यों है, जब आप 3d4 देखोगे, अपचयक मतलब क्या, जो दूसरों का अपचयन करे और खुद का ऑक्सीकरण, तो खुद का ऑक्सीकरण करेगा तो ये Cr2+ से क्या, Cr+ हो जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। तो ये जो 3d4 है, इसमें से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन हटा दो क्या बचेगा, 3d3, है ना, यही बचेगा ना, 3d3 बचेगा। और 3d3 अगर देखो तो क्या है, डी में डी में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो डी ऑर्बिटल में जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने आपको बताया था डी ऑर्बिटल 2 भाग में होते हैं, Eg और D2G। ये अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो डी और डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक है, उसके 2 भाग होते हैं, Eg और T2G। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना।
तो T2G में जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर ये अर्धभरित है ना, ये डी में कितने बचा, 3D, Cr प्लस में कितना बचा, D3, है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धभरित T2G स्तर होता है ना। तो T2G में 6 होते हैं, हमारे पास 3 है, क्या हुआ, अर्धभरित हो गया T2G। जब यह अर्धभरित होता है तो यह इसको इस एक स्थायित्व प्रदान करता है। और अपचयन और ऑक्सीकरण, ये किस पे डिपेंड, ये किस पे निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं स्थायित्व पे। कि जब परमाणु जो है वो जहां स्थायी होगा वह उसी उसी प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा। ठीक है, तो जब वह T2G स्तर मतलब Cr+ पे ज्यादा स्थायित्व है, तो वह क्या करेगा, वह अपना ऑक्सीकरण करेगा और दूसरों का अपचय, इसलिए वह अपचाएगा। लेकिन जब हम Mn3+ देखते हैं, Mn3+ का भी कितना है, 3D4, लेकिन ये क्या करता है, Mn3+ अगर आप देखोगे 3D4 है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बचेगा, 3D5, है ना। Mn3+ से जब Mn2+ में जाएगा, मतलब क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी इसका जो धनात्मक ऋण है वह क्या हो गया, कम हो गया, है ना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब वह Mn3+ से Mn2+ में जाएगा, तो उसका जो अर्धभर जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, 3D5, जो कि क्या है, अर्धभरित स्थायित्व, अर्धभरित विन्यास है, जो इसे और स्थायित्व प्रदान करेगा। इसलिए Mn3+ क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, Cr2+ Mn3+ अपचायक और ऑक्सीकरण क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देके T2G अर्धपरित स्तर पा रहा था, इसलिए उसे स्थायित्व मिल रहा था। और Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन लेके अर्धभरित डी कक्षक बना रहा था, इस वजह से उसे भी अलग से स्थायित्व मिल रहा था। इसलिए Cr2+ अपचायक है और Mn3+ ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। मानक इलेक्ट्रोड विभवों M3+ से M2+ में प्रवक्त किया। सारणी 4.2 में E-M3+ से M2+ के मानों का अवलोकन इनकी परिवर्तनशील प्रवक्तियों को दर्शाता है। अभी हम सारणी 4.2 देखेंगे, उसमें कोई तत्व M3+ से M2+ में कैसे जाता है और उनका जो E- है वह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे अच्छे से, दृष्टि डाल दें। ठीक है, ये समझ आ गया। और दूसरा, Sc के लिए इसका निम्न मान Sc3+ के स्थायित्व को दर्शाता है, जिसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास है ना, के लिए उसकी उच्चतम मान का कारण Zn के स्थायी डी विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन का हटना है। Sc क्या है, स्कैंडियम, है ना, तो उसका जो निम्न मान है, देखो Sc के लिए इसका निम्न मान Sc3+ के स्थायित्व को दर्शाता है। Sc3+ के स्थायित्व कैसे, Sc क्या है, 3D श्रेणी का पहला तत्व है ना, तो Sc का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3D4s2। जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दें, 3+ का मतलब क्या, +3 की ऑक्सीकरण अवस्था, जब हम इससे 3 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, इसका मतलब क्या है कि क्या बचेगा, 3D14s2 था, तो तीनों के तीनों निकल गए, तो अभी कैसा हो गया, इसका विन्यास कितना होगा, अक्रिय गैस जैसा। अक्रिय गैस मतलब इनर्ट या नोबल गैस, जैसे कि आर्गन, जिनॉन वगैरह है ना। जो अक्रिय गैस होती है वो बहुत ही कम किसी से रिएक्शन करती है। ठीक है, तो इसका विन्यास कितना, अक्रिय गैस हो गया, इसलिए इसे अलग से स्थायित्व प्रदान किया गया। जबकि Zn के लिए उसका उच्चतम मान का कारण Zn के स्थायी डी विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन का हटना, जबकि जो Zn है उसके लिए उसका उच्चतम मान का कारण Zn के स्थायी डी विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन का हटना है ना। Zn के जो स्थायी है उसके डी से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, वह उसके लिए उच्चतम मान का कारण है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये पॉइंट आया अच्छे से समझ में। ठीक है, आगे चलेंगे। सारणी 4.2, ठीक है, हमें इसी पे चर्चा करनी थी। अब देखिए, ये हमने अपनी पिछले भाग में देखा था, जब कोई तत्व M2+ से M में जाता है, तब उसके मानक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है ना। तो ये कहाँ से, टाइटेनियम से शुरू किया था, है ना, यहाँ पे स्कैंडियम से नहीं आता, कहाँ से आते हैं, टाइटेनियम। ठीक है, देखिए जब हम M2+ से M में जाते हैं, तो देखिए इनके जो मान है क्या है, जैसे स्कैंडियम का हमने नहीं, यहाँ पे जो सारणी है वह टाइटेनियम से जिंक तक के मान बता रहे हैं, है ना। तो M2+ की कितना है, जब हम M2+ से M में जाते हैं,
जब टाइटेनियम का -1.63, वेनेडियम का -1.18। तो अगर आप देखो इनका जो ऋणात्मक मान है वह कम होता जा रहा है, इसका मतलब धनात्मक मान बढ़ता जा रहा है। अगर आप Cu को देखेंगे, है ना, कॉपर Cu को देखेंगे, तो ये एक तरह से अपवाद है, क्योंकि इसका जो धनात्मक मान है वह काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है जब कॉपर Cu2+ से Cu में जाएगा तो उसे काफी खुशी हो रही है इलेक्ट्रॉन लेने में, है ना, तभी तो प्लस में है। अगर उसे खुशी नहीं हो रही होती तो यह किसमें ऋणात्मक होता है ना। मतलब कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, Cu2+ से जब Cu में जाएगा तो उसे खुशी मिलेगी, इसलिए उसका जो मानक इलेक्ट्रॉन है वह धनात्मक, ठीक है। लेकिन जब हम M3+ से M2+ देखते हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, M2+ से M, मतलब अगर जिंक की बात करें तो Zn2+ से Zn, +2 की ऑक्सीकरण अवस्था से मूल अवस्था, है ना। M3+ से M2+ मतलब +3 की ऑक्सीकरण अवस्था से +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जब हम इनकी बात करें तो टाइटेनियम अगर आप देखेंगे तो टाइटेनियम का देखिए M2+ से M की जो मान था वह कितना था, -1.63। लेकिन जब M3+ से M2+ में देखें तो क्या है, -0.37। ऐसे अगर आप देखोगे तो ये कम होता जा रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे Mn से तो ये काफी ज्यादा धनात्मक, है ना। मतलब ये जो तत्व है ये जब अपने +3 की ऑक्सीकरण अवस्था से +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में जाते हैं तो इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन लेना पसंद भी, है ना। ये टाइटेनियम, वेनेडियम, ब्रोमीन, ये तीन ही है जो ऋणात्मक है इनका मान। लेकिन जब Mn से Zn तक जाते हैं तो ये धनात्मक होता जा रहा है। और जितना ज्यादा धनात्मक होगा उसका मतलब है तत्व को इलेक्ट्रॉन उतने ही चाहिए, है ना। तो Cr तक थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन Mn को जो हम इलेक्ट्रॉन देंगे देंगे तो वह बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। और कोबाल्ट देखोगे तो कोबाल्ट का जो मान है वह और भी ज्यादा धनात्मक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये कुछ घनत्व दिए गए हैं कि देखो स्कैंडियम 3.43, अगर आप देखो तो घनत्व भी बढ़ते जा रहे हैं, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। Mn के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान दर्शाता है कि Mn2+d5 विशेष रूप से स्थायी है, जबकि Fe के अपेक्षाकृत निम्न मान Fe3+d5 के अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाता है। क्या कह रहे हैं, Mn के लिए, मैग्नीज के लिए जो उसका अपेक्षाकृत उच्च मान दर्शाता है कि क्या Mn2+, है ना, Mn कितना 3D श्रेणी में 5वें नंबर की, मतलब 3d5 4s। Mn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ 3d5। तो इसकी विशेष रूप से स्थायी, है ना। Mn2+ हम बार बार बोल रहे हैं, Mn वगैरह आप याद रखिए, है ना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होनी चाहिए। तो Mn2+ 3d5 मतलब अर्धभरित डी कक्षक, और जब अर्धभरित डी कक्षक है तो स्थायित्व तो होगा ही। लेकिन जब हम Fe की अपेक्षा निम्न मान की बात करते हैं तब Fe3+d5 के अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाता है। ऐसी Fe में जो Fe3+ है ना, जैसे Fe किसका Mn के बाद आता है 3D श्रेणी, है ना, छठे नंबर पे आता है, क्या हुआ 3d6 4s2, उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S कक्षक से और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा D कक्षक से, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो 3d5। तो 3d5 हुआ, Fe3+ भी है, जो है Fe3+ उसमें भी काफी स्थायित्व है। तो Mn2+ Fe3+ स्थायित्व को दर्शाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखें, V के अपेक्षाकृत निम्न मान V2+ के स्थायित्व से संबंधित है, अर्धभरित D2G स्तर 1.5। और जो V के अपेक्षाकृत निम्न मान है वह क्यों, वह किसमें V2+ के स्थायित्व से संबंधित है, क्यों। अगर आप वेनेडियम देखो तो यह भी V जो है वह 3D श्रेणी का तत्व है ना, सचिन तेंदुलकर वेरी, है ना, तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो 3d3 4s2, है ना। V2+ मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां से S कक्षक से जाते हैं, तो 3d3 4s2 से V2+ क्या होगा 3d3, है ना। V का था 3d3 4s2 और V2+ का 3d3। 3d3 मतलब D कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डी कक्षक 2 भाग में विभाजित है, Eg कक्षक और D2G कक्षक, है ना। Eg में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
हमारे B2+ कितना है 3D3, मतलब D में 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वह जो 3 इलेक्ट्रॉन है वह T2G कक्षक में जाएंगे, है ना। तो जो T2G कक्षक है वह क्या हो गया, अर्धभरित हो गया, आधा भर गया। 6 होते हैं, हमने 3 भर दिए, तो T2G क्या हुआ, अर्धभरित कक्षक हो गया। इसकी वजह से जो अर्धभरित T2G स्तर है वह काफी स्थायित्व प्रदान करता है ना उस पर। इसलिए जो V के अपेक्षाकृत द्रव्यमान है वह V2+ के स्थायित्व से संबंधित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्ति। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनके स्थायित्व के बारे में पढ़ेंगे। सारणी 4.5 संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी के स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है। ठीक है, अभी हम सारणी 4.5 देखेंगे जो कि हैलाइडों को दर्शाती है, 3D श्रेणी के जो स्थायी हैलाइड है उन्हें दर्शाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या TiX4 टेट्राहेलाइड BF5 और CrF6 में प्राप्त होती है। Mn की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती, परंतु MnO3F ज्ञात और Mn के पश्चात सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु ट्राइहैलाइड नहीं बना। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, ऑक्सीकरण उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या है, जैसे कि TiX4 है ना। यहाँ X क्या बता रहा है, X किसी भी हैलाइड को बता रहा है। हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो TiX4 जैसे कि BF5 और CrF6 ये सब क्या दर्शा रहे हैं, इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। जबकि Mn की जो है वह +7 ऑक्सीकरण अवस्था वह सरल हैलाइडों में प्रदर्शित नहीं होती, मतलब वो जनरली सरल स्थिति में नहीं होती, वह किसके साथ होती है, MnO3F। ये कंपाउंड है MnO3F। MnO3F में Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +7। और Mn के पश्चात सिवाय Mn के अलावा जो सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु टेट्राहेलाइड नहीं बनाता, है ना। FeX3 और COF3 को ट्राइहेलाइड नहीं बनाता। अगर हम FeX3 और COF3 को हटा दें तो और कोई भी धातु ट्राइहेलाइड नहीं बनाता। ट्राइहेलाइड मतलब जिसमें 3 हेलाइड, 3 हेलाइड मतलब जैसे कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो वह 3 है ना। जैसे कि यहाँ FeX3 X कितना है 3, ऐसे ही COF3 F कितना 3। तो FeX3 और COF3 के सिवाय कोई भी धातु टेट्राहेलाइड नहीं बनाता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। तो ये सारणी है 4.5। तो अगर आप देखो ऑक्सीकरण अवस्था +6 +5 +4 +3 +2 +1 है ना। तो ये देखो TiX4 TiX3 TiX4 ये कितना Ti +4 +3 +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। ऐसे जब हम याद देंगे तो BF5 BX1 4 BX3 BX4 ये क्या V वेनेडियम है, उसकी +5 से लेके +2 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। ऐसे हम CR देखेंगे तो ये कितना +6 से +2 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखला रहा है इन CrF6 CrF5 CrX जब हम Mn देखते हैं तो यह F4 F3 F2 में अपनी +4 +3 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी Fe का है X13 X2, Cu का है F3 CuX2 जहाँ वह +3 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। ऐसे ही निकल है जो कि से +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है ना, हैलाइड के साथ, है ना। यहाँ से बात हैलाइड की हो रही है ना। और ऐसे ही Cu में X22 CuX3 है ना, और ZnX2 जो कि +2 +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 4.4 मानक इलेक्ट्रिक जब M3+ से M2+ में गए उनकी प्रवृत्तियां और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थायित्व प्रवृत्तियों पर चर्चा। ठीक है, अगली कक्षा में हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थायित्व की प्रवृत्तियां अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। काफी धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले